हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे कुछ पोकेमॉन के बारे में जिन्हें की एवोल्यूशन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए था। ये वीडियो एक सेकंड पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो आपको पहला पार्ट देखने में भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप जाके पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। ये पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर वापस से आज के टॉपिक में आते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि अगर दो पोकेमॉन सेम बॉडी स्ट्रक्चर के हैं और सेम कलर के हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एवोल्यूशन नहीं बन जाते। दो पोकेमॉन एक दूसरे के एवोल्यूशन तभी बनते हैं जब उनमें कोई टाइप मैचअप हो, वो इवॉल्व होने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो और उनके इवोल्यूशन के पीछे का कोई लॉजिक हो। तो तैयार हो जाइए और फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहला पोकेमॉन है कैटनिया। इस पोकेमॉन का पहले से ही एक इवोल्यूशन है जिसका नाम है कैक्टन, लेकिन मैं इसके एक ब्रांच एवोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। और जिस पोकेमॉन को कैटनिया का ब्रांच एवोल्यूशन होना चाहिए वो है मैरेक्टस। और अगर कोई ऐसा एवोल्यूशन होता जिसमें मेल कैटनिया कैक्टन में विकसित होता और फीमेल कैटनिया मैरेक्टस में, फिर ये काफी ज्यादा फिट बैठता। मैरेक्टस भी कैटनिया और कैक्टन की तरह एक कैक्टस पोकेमॉन है। और आप इन तीनों के नाम अगर सुनो, कैटनिया, कैक्टन और मैरेक्टस, तो ये नाम आपको सिमिलर नहीं लगता? भाई मुझे तो ये नाम बहुत सिमिलर लगता है और एक दूसरे का एवोल्यूशन भी। इसके बाद है कैस्टफॉर्म। कैस्टफॉर्म जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसा पोकेमॉन था जिसका की रोल दूसरे पोकेमॉन से थोड़ा सा अलग था। इसकी एबिलिटी कैस्टफॉर्म की वजह से ये जिस भी वेदर में जाए वहाँ पर अडेप्ट करके अपने आप को उस टाइप का बना सकता है। जैसे कि बारिश के समय वाटर टाइप, हेलफॉल के समय आइस टाइप और सनी डे के समय फायर टाइप। लेकिन इसका ये फीचर ठीक से गेम में काम ही नहीं करता है। अगर बैटलफील्ड में कोई भी वेदर सेटअप ना हो तो इसको बैटलफील्ड में एंटर करने के बाद इन तीनों में से कोई भी अटैक करके उस वेदर को सेटअप करना पड़ता है और वेदर सेटअप करने में ही कास्ट फॉर्म का पहला टर्न चला जाता है, वरना ये नॉर्मल टाइप ही रहता है। मुझे लगता है कि ये तीनों फॉर्म कास्ट फॉर्म के वेदर फॉर्म ना होकर अगर एवोल्यूशन होते तो कास्ट फॉर्म को काफी ज्यादा हेल्प मिलती बैटल में। और वैसे भी कास्ट फॉर्म का ये फॉर्म बदलने वाला फीचर बैटल में ज्यादा कुछ काम में नहीं आता। उसकी जगह उसे वाटर स्टोन से वाटर टाइप, फायर स्टोन से फायर टाइप और आइस स्टोन से आइस टाइप कास्ट फॉर्म बना देना चाहिए जो कि उसका परमानेंट एवोल्यूशन हो। और एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि जनरेशन 4 में टोटल 4 वेदर कंडीशंस आए थे। जो 3 वेदर कंडीशंस मैंने अभी आपको बोला और उसके साथ आया था सैंडस्टॉर्म। और इन वेदर कंडीशन को पोर्ट्रेल करने के लिए जनरेशन 3 में कास्ट फॉर्म को भी लाया गया था। तो इस तरह से देखते हुए कास्ट फॉर्म का एक ग्राउंड टाइप फॉर्म भी होना चाहिए था जो कि सैंडस्टॉर्म को रिप्रेजेंट करता, लेकिन ये फॉर्म कभी आया ही नहीं। तो इस लॉजिक से भी कास्ट फॉर्म एक आधा अधूरा पोकेमॉन है। इसके बाद जो पोकेमॉन है वो है लवडिस्क। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने लवडिस्क का एवोल्यूशन क्या होने वाला है वो गेस कर ही लिया होगा। लवडिस्क का एवोल्यूशन होना चाहिए था अलोमोमोला को। ये एक पोकेमॉन के लिए काफी अजीब नेम है, मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इस नाम का स्पेलिंग स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और इस वीडियो में इस पोकेमॉन का नाम लेने में आसानी हो इसलिए मैं इसको अलोमो कह के बुलाऊंगा सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो लवडिस्क और अलोमो में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, आप ये इन दोनों को देख कर ही बता सकते हैं। और इन दोनों में सिर्फ दो ही चीज सिमिलर नहीं है, वो है अलोमो लवडिस्क से साइज में और पावर में ज्यादा बड़ा है। और एवोल्यूशन होने पे यही होता है, पोकेमॉन के साइज और पावर में इंक्रीज आता है। तो गेम फ्रीक प्रिज्म स्केल से लवडिस्क को अलोमो में विकसित होना दिखा सकती थी। अगर आपको नहीं पता है कि प्रिज्म स्केल क्या होता है तो प्रिज्म स्केल एक हेल्थ आइटम है जो कि यूज होता है जनरेशन 5 से वीवेस को मायोटिक में इवॉल्व करने के लिए। और अलोमो भी जनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये काफी सही होता है कि वो लवडिस्क के इस एवोल्यूशन को प्रिज्म स्केल के द्वारा दिखाते, ये काफी फिट बैठता। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है लाटियास। आपको तो पता ही होगा कि लाटियास और लाटियोस सेम स्पीसीज के पोकेमॉन हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लाटियास को असल में लाटियोस में इवॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम स्पीसीज के पोकेमॉन है। इन दोनों में एक पावर गैप भी है, लाटियोस लाटियास से ज्यादा पावरफुल है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि काफी सारे पोकेमॉन सेम स्पीसीज के होते हैं लेकिन उनका जेंडर से उनके अपीयरेंस अलग होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जेंडर से अपीयरेंस में चेंज आ सकता है लेकिन पावर में चेंज नहीं आना चाहिए। आप जितने भी जेंडर से अलग दिखने वाले पोकेमॉन को देखें उनका या तो पावर सेम रहता है या फिर टाइपिंग अलग होता है जिससे कि उन दोनों को कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज मिलता है। लेकिन इस केस में लाटियास क्लियरली लाटियोस से डिसएडवांटेज में है। मेरे ख्याल से लाटियास को हाई फ्रेंडशिप से लाटियोस में इवॉल्व होना चाहिए। तो इसके बाद है पाचीइत्सु। पाचीइत्सु एक पिकाचू क्लोन है जो कि जनरेशन 4 में आया था और मैं इसका एवोल्यूशन बनाना चाहूंगा इमोल्का को। और मेरे इस एवोल्यूशन के पीछे 3 लॉजिक भी है। पहला तो ये दोनों स्क्विरल पोकेमॉन है और सेम बॉडी स्ट्रक्चर भी शेयर करते हैं, जहाँ पाचीइत्सु बेस्ड है स्क्विरल के ऊपर और इमोल्का बेस्ड है फ्लाइंग स्क्विरल के ऊपर। दूसरा रीजन है पाचीइत्सु काफी वीक पोकेमॉन है। अगर उसको इमोल्का एस एवोल्यूशन
मिलेगा तो उसको थोड़ा सा पावर अप भी मिलेगा और एक नया टाइपिंग फ्लाइंग टाइप भी मिलेगा। अगर आपने पोकेमॉन गेम्स खेले हैं तो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के लिए फ्लाइंग टाइपिंग कितना यूजफुल हो सकता है। रीजन नंबर 3, पाचीत्सु जहाँ जनरेशन 4 से वही इवोल्व का जनरेशन 5 से है, तो इनके बीच में कोई जनरेशन गैप भी नहीं है, तो इसे देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। और लास्ट में रीजन नंबर 4, ये दोनों पिकाचू क्लोन है और काफी क्यूट भी है। रुको एक मिनट, मैंने कहा था कि 3 लॉजिक दूंगा लेकिन 4 लॉजिक दे दिए, ठीक है एक एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन आखिर में यही कंक्लूजन निकलता है कि पाचीत्सु को इवोल्गा में इवॉल्व होना चाहिए। तो गेम फ्री की इस एवोल्यूशन को थंडरस्टोन या फिर हाई फ्रेंडशिप की मदद से दिखा सकता है। इसके बाद वाला हमारा पोकेमोन है फियोने, और फियोने का एवोल्यूशन होना चाहिए था मैनेफिको। और मैं इस एवोल्यूशन के पीछे का जो लॉजिक बताऊंगा, मैं 100% श्योर होगा आप में से सभी लोग इससे एग्री करोगे। पहला लॉजिक तो है मैनेफी फियोने से साइज और पावर दोनों में ही बड़ा है, और मैनेफी का बॉडी स्ट्रक्चर फियोने से ज्यादा इवॉल्व भी है। मैनेफी के पास 2 एंटीना है और फियोने के पास सिर्फ एक ही एंटीना है। मैनेफी के पास 2 पैर है जिससे कि वो लैंड में भी थोड़ा सा ट्रेवल कर सकता है, लेकिन फियोने के पास सिर्फ एक ही लेग है जिससे कि वो सिर्फ वाटर में ही ट्रेवल कर सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा रीजन, अगर आप सीनो गेम्स खेलोगे तो आपको उन गेम्स में एक मैनेफी एग मिलेगा जिसे कि आप हैच करके आपको एक मैनेफी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप उस मैनेफी को ब्रीड करोगे तो उसका जो एग होगा उसमें से एक फियोने निकलता है। और आपको तो ये पता ही होगा कि हर एनिमल और पोकेमॉन जब बर्थ देते हैं तो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को ही बर्थ देते हैं। तो इस लॉजिक से फियोने मैनेफी का प्री एवोल्यूशन हुआ, तो इस एवोल्यूशन को भी गेम फ्री एक हाई फ्रेंडशिप से दिखा सकते थे। फिर हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है सॉक। सॉक का एवोल्यूशन होना चाहिए था थ्रॉ को। आप में से ज्यादातर लोग इन दोनों पोकेमॉन को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये जनरेशन 5 का पोकेमॉन है और अभी तक इंडिया में जनरेशन 5 तक का एनीमे नहीं आया है। तो मैं बता दूं कि ये दोनों काउंटर पार्ट पोकेमॉन है। काउंटर पार्ट पोकेमॉन का मतलब है कि 2 पोकेमॉन एक दूसरे के एनिमीज होते हैं और इनका पावर लेवल भी सेम होता है, लेकिन इनका टाइपिंग ज्यादातर वक्त अलग होता है। लेकिन सॉक और थ्रो में पावर लेवल भी सेम नहीं है और इनका टाइपिंग भी सेम है, फाइटिंग टाइप। तो काउंटर पार्ट पोकेमॉन होने के लिए इन दोनों के पास ये 2 स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को एक दूसरे का एवोल्यूशन होना चाहिए। सॉक का स्पीड बहुत ज्यादा है और थ्रॉक का पावर, साइज और डिफेंस बहुत ज्यादा है। और ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो कि इवॉल्व होने के बाद उनका स्पीड तो कम हो जाता है लेकिन पावर बढ़ जाता है, और इन दोनों का लुक भी एक जैसा है। तो इनका एवोल्यूशन लेवल अप से या फिर गैलेरियन फारफेच जैसे 3 क्रिटिकल हिट से दिखाया जा सकता है। तो इसके बाद हमारे आज के लिए आखिरी पोकेमॉन है डिटेने। तो ये जनरेशन 6 का पिकाचू क्लोन है और मैं इसका एवोल्यूशन जनरेशन 7 के पिकाचू क्लोन टोगेरेमारू को कहना चाहूंगा। पहला रीजन तो इन दोनों में कोई जनरेशन गैप नहीं है, और दूसरा रीजन डिटेने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोकेमॉन हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही वीक पोकेमॉन है। अगर ये टोगेडामारू में इवॉल्व होगा तो इसे एक पावर अप मिलेगा, क्योंकि टोगेडामारू एक इलेक्ट्रिक प्लस स्टील टाइप है और डिटेने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और इसीलिए गेम फ्री की इस एवोल्यूशन को मेटल कोट से दिखा सकते हैं। मेटल कोट उन पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जो कि इवॉल्व होने के बाद अपना एक पुराना टाइप छोड़ के स्टील टाइप को गेन करते हैं, जैसे कि साइथर अपने फ्लाइंग टाइप को छोड़ के बग प्लस स्टील बनता है, और ऑनेक्स जो कि अपने रॉक टाइप को छोड़ के ग्राउंड प्लस स्टील टाइप बनता है, और डिटेन एक इलेक्ट्रिक प्लस फेरी टाइप पोकेमॉन है जो कि अपने फेरी टाइप को छोड़ के इलेक्ट्रिक प्लस स्टील टाइप टोगेडामारू बन सकता है। और मैं ये बता दूं कि ये सारे एवोल्यूशन मुझे पर्सनली लगते हैं कि होने चाहिए थे। आप मुझसे एग्री भी नहीं कर सकते हो, तो अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये सेकंड पार्ट अच्छी लगी तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी लाने वाला हूँ, तो उसे भी मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।